गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आपका पढ़ाई ज़ोरों-शोरों से चल रहा होगा। मैं शुभांगी गुप्ता लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज़। अभी जैसे कि हमारा पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज़ चल रहा था, तो उसमें से हमने काफ़ी एएस कवर किया था और चैप्टर्स भी कवर किए थे। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, एएस 14 करेंगे, दैट इज़ अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज़। तो एएस 14 करेंगे और साथ ही में उसका चैप्टर जो है अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज़, तो वो भी करेंगे। तो एएस 14 में हम कांसेप्ट देख लेंगे और अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज़ में उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले कि हम एएस पे मूव करें, इससे पहले हम कौन से अक्षय ठक्कर क्लासेस की तरफ से हम पढ़ा रहे हैं और इसमें हमारा कोर्सेज़ क्या-क्या कवर्ड है, एफवाईजेसी और एसवाईजेसी। एफवाई बीकॉम से लेके टीवाई बीकॉम तक है एंड ऑल कोर्सेज़ है। लाइक बैफ हो गया, बीबीआई, बीएमएस सभी कोर्सेज़ अवेलेबल है। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो सीए, सीएस, सीएमए ये सब कुछ ऑल लेवल्स पे कोर्सेज़ है। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है कोर्सेज़ के रिलेटेड, तो ये जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, ये इस नंबर पे आप कॉल करके कर सकते हो इंक्वायरी, ओके? और अगर कोई अपडेट्स चाहिए आपको तो फिर टेलीग्राम चैनल है, सीए अक्षय ठक्कर क्लासेस करके, तो उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और उसका यूज़र आईडी ये रहा CA_अक्षय ठक्कर क्लासेस। और यूट्यूब पर तो आप अभी देख ही रहे हो, तो प्लीज़ गाइज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी हम वैसे ही कंटिन्यू करने वाले लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी का हम चैप्टर वाइज़ पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है? अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं एएस 14 की तरफ। एएस 14 इज़ बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि मतलब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे और थोड़े बहुत ऐसे छोटे-मोटे परचेज़ कंसिडरेशन निकालने का रहेगा, ठीक है? तो अभी पहला क्या है क्वेश्चन, लिस्ट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड एज़ पर एएस 14 फॉर एन अमाल्गमेशन टू बी द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर मतलब क्या, एक से या 2 कंपनी साथ में आते हैं तो उसको मर्जर बोलते हैं। तो उसका कंडीशंस क्या-क्या है उसके लिए वो देखते हैं हम। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज़ एन अमाल्गमेशन व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। अभी ये जो नीचे दिए गए कंडीशंस अगर पूरा सैटिस्फाई करता है तो दिस इज़ अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी का, वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ बन जाएगा ट्रांसफरी कंपनी का। तो अगर ऐसा होता है तो वो अमाल्गमेशन होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या बोला मैंने? जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, हू इज़ ट्रांसफरर कंपनी जो अपना बिज़नेस दे रहे, लाइक द कंपनी हू इज़ सेलिंग, ओके? तो ट्रांसफरर कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी बन जाएगा एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, जो परचेसिंग कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बन जाएगा। Second is shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company become equity shareholder of the transferee company by virtue of amalgamation। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे पुरानी कंपनी के, जिसका शेयर होल्डिंग 90% से कम नहीं है, ओके, तो वो हर कोई शेयर होल्डर्स न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है? द कंसिडरेशन फॉर द अमाल्गमेशन receivable by those equity shareholders of the transferor company who agrees to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company by the issue of equity shares in transferee company except cash may be paid in respect of any fractional shares। मतलब जो कंसिडरेशन अभी हम एक कंपनी को खरीद रहे हैं, ओके, तो हमें उसके कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन के फॉर्म में हमें इक्विटी शेयर्स मिलेगा और वो भी कैश में भी पेड इन फ्रैक्शनल शेयर्स। मर्जर के केस में अगर फ्रैक्शनल शेयर्स है, ओके, तो वो फ्रैक्शनल जितना भी पार्ट है, तो उसके बदले में हमें कैश मिलेगा, ओके। The business of the transferor company is intended to be carried on after the amalgamation। मतलब जो बिजनेस है वो कैरी ऑन ही होगा, ये नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा पुराना वाला, कंटिन्यू होगा वो, ओके। फिर no adjustment is intended to be made to the book value of the asset and liability of the transferor company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company except to ensure uniformity of accounting policy। मतलब हमें जो पुराना बुक है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, जो जो वो जैसा है वैसे ही हमें लेके जाना है न्यू कंपनी में।
ओके, तो ये बेसिकली हमारा 5 कंडीशंस था, या अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है इसके लिए। तो पहला क्या है, एसेट एंड लायबिलिटीज का जो भी ट्रांसफर है कंपनी का, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द ट्रांसफरी कंपनी। और शेयर होल्डर्स जितने भी जिसका शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% है, वो सब शेयर होल्डर्स किसके बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के। और थर्ड क्या, कंसिडरेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर फ्रैक्शनल शेयर्स है तो जो फ्रैक्शन है उसके बदले में कैश मिल जाएगा हमें। फोर्थ कंडीशन क्या था, ये बिजनेस कैरी ऑन होगा, लेकिन से सीज नहीं हो जाएगा या फिर बंद नहीं हो जाएगा, बिजनेस कैरी ऑन हो जाएगा बाय द ट्रांसफरी कंपनी। और लास्ट क्या है, नो एडजस्टमेंट इज टू बी मेड, एडजस्टमेंट नहीं करना है बुक वैल्यूज में। ओके, जैसा है वैसा ही ट्रांसफरी कंपनी लेके जाएगा। अगर ये सब 5 कंडीशंस एग्जिस्ट होता है तो दैट इज द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ओके, ये सिर्फ आप लोग मेन पॉइंट्स याद रख लो, बाकी तो आप अपने खुद के वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, वैसे थ्योरी भी आता है, जब भी आता है दैट इज वेरी स्कोरिंग। ओके, ये अपना क्वेश्चन कभी आया था, Jan 21 में आया था, 5 मार्क्स का बोले, मतलब ऐसे लड्डू पेड़ा मिल गया 5 मार्क्स का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टिंग्विश करना है अमाल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी लाइक वेरी स्कोरिंग। ओके, इसका पहले मीनिंग लिख देने का क्या क्या है। अमाल्गमेशन क्या है, 2 और मोर कंपनीज अमाल्गमेट होते हैं। ओके, और एब्जॉर्प्शन क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। और इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा, अ न्यूली फॉर्म कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एक्जिस्टिंग कंपनी। मिनिमम नंबर क्या इसमें, इसमें 3, अमाल्गमेशन में 3 तो एटलीस्ट 3 चाहिए, और एब्जॉर्प्शन में एटलीस्ट 2 चाहिए, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओनली 2, सिर्फ 2 चाहिए। और नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनी, मतलब कितना कंपनी बनेगा, नया कितना कंपनी बनेगा। तो अमाल्गमेशन में सिर्फ एक ही कंपनी नया बनता है, और एब्जॉर्प्शन में भी सिर्फ एक ही, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना, इसमें कोई नया कंपनी नहीं बनता है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही कंपनी बनता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या अमाल्गमेशन का, अमाल्गमेशन इज डन टू कट कंपटीशन एंड रीप द इकोनॉमीज। और सेम इसका एब्जॉर्प्शन का भी सेम ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन को कट करना और इकोनॉमीज को रीप करना। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है डन टू रीऑर्गेनाइज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या, अभी ए एन अमाल्गमेट हो रहा है, ठीक है, तो ए एन बी लिमिटेड अमाल्गमेट हो गए, एक साथ में आ गए, और उन्होंने क्या बनाया, सी लिमिटेड बनाया। ये अमाल्गमेशन का एग्जाम्पल हो गया। और ये ए लिमिटेड ने फिर एब्जॉर्प्शन क्या किया, ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड। ये अपना एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या, बी लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। मतलब उसको बी लिमिटेड बनाया क्यों है, ए लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बस ये 4-5 पॉइंट्स आप लिख दो, फिर बस इतना ही। मीनिंग क्या है उसका, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज कितना इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनीज। ओके, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और एग्जाम्पल एक आध एग्जाम्पल लिख देने का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन April 1, 2018 टीना लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ टीना लिमिटेड। इसने टेक ओवर किया है। ओके, एंड डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। परचेज कंसिडरेशन दिया है, तो हमें पहले हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर AS 14। व्हाट इज AS 14, दिस अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज का ही AS 14 है। ओके, और जनरल एंट्री पास करना है, तो डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या दिया, इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹5 to the equity shareholders। मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर होल्डर्स 15 रुपए में दिया है। तो अभी 50,000 इक्विटी शेयर्स है, इंटू 15, तो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। और कैश पेमेंट कितना किया, 50,000। तो कैश पेमेंट इज ऑफ ₹50,000। और यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया है, 2000 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है एट ₹100 ईच एट पार पे इशू किया है। तो 12,000 इंटू 2000 इंटू 100 2 लाख हो जाएगा। तो ये अपना तीनों मिला के क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। और डिबेंचर्स को हम परचेज कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि एज पर AS 14 कंसिडरेशन फॉर द अमाल्गमेशन का मतलब क्या है, aggregate of shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholder of the transferor company. Thus payment to debenture holders are not covered by the term consideration। consideration का जो term है
उसकी डेफिनेशन में डिबेंचर होल्डर्स कवर्ड नहीं है एज पर AS 14। और इसका जेवी कैसे पास करेंगे हम? अभी लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, तो लिक्विडेशन ऑफ रीना लिमिटेड 10 लाख रुपया, इसके बदले में क्या क्या दिया उनको? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ये 5 लाख का, और इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया 2.5 लाख का, मतलब 15 पे इश्यू किया ना, तो 10 का फेस वैल्यू था और 5 रुपीज का प्रीमियम था। और ये हमारा फिर 50,000 का बैंक का पेमेंट किया। बस ये इतना ही एंट्री था, इजी है ये। और अभी क्वेश्चन नंबर 4, मून लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय सन, मून को सन ने एब्जॉर्ब कर लिया। The consideration being the takeover of liabilities, the payment of cost of absorption not exceeding 10,000, actual cost उसका 9,000 है, फिर 9% डिबेंचर्स का पेमेंट किया 50,000 का, जिसका प्रीमियम 20 at a premium of 20% through 8% debentures issued at premium of 25% face value, और पेमेंट ऑफ ₹18 per share in cash, और अलॉटमेंट किया 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each and 1 equity share of ₹10 each at a premium of 30% for every 3 shares held. Okay? अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है वेंडर कंपनी का? 1,50,000 शेयर्स दिया एट ₹10। ओके, हमें निकालना क्या? परचेज कंसिडरेशन निकालना एज पर AS 14। तो पहले ना इंट्रोडक्शन में लिख देने का कि एज पर AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, फिर उसके जो कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वैसे लिखते हैं। टर्म कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड एज द एग्रीगेट, किसका एग्रीगेट होगा? ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इश्यूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। कभी यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें दिया है, कितने रुपीज में इश्यू किया था? एट ₹18 पर शेयर। और कितना शेयर है कंपनी का? 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 18,000 27 lakhs हो जाएगा। ओके, फिर बाद में 11% प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू किया है, वो कितने का किया इश्यू? एट ₹10। तो ये 1,50,000 शेयर्स है इंटू 10। बट यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि 11% प्रेफरेंस शेयर्स किया इश्यू ऑफ 11% प्रेफरेंस शेयर्स है, टोटल कितना शेयर्स है? 3 शेयर्स है, तो इंटू 2/3 आ जाएगा, इंटू 2/3। और सेम फॉर इक्विटी शेयर्स में 1 इक्विटी शेयर्स है, तो इंटू 1/3 इंटू 1,50,000 ही रहेगा शेयर्स का शेयर्स। और इसमें प्रीमियम कितना दिया? 30%, तो 10 प्लस 30% इज व्हाट? 13। तो वो प्रीमियम पे अपना 1,50,000 इंटू 1/3 इज इक्वल इंटू ₹13, तो कितना आ जाएगा? 6.5 लाख रुपए। तो ये सबका एडिशन मिला के अपना परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 43,50,000। तो और एक नोट्स इसमें नोट्स लिखा है कि अकॉर्डिंग टू AS 14 कंसिडरेशन में क्या क्या एक्सक्लूड हो जाता है। ऊपर हमने लिखा कि क्या क्या इंक्लूड होता है, शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। यहाँ पर एक्सक्लूड क्या होता है? अमाउंट पेबल टू डिबेंचर्स, इसलिए हमने यहाँ पर जो डिबेंचर्स का दिया था, डिबेंचर्स को प्रीमियम में पे किया, तो वो हम परचेज कंसिडरेशन में नहीं लेते। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा कि डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया या दिया, तो वो आपको डिबेंचर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। ऐसे परचेज में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अगर कैश में पेमेंट किया है तो परचेज कंसिडरेशन को कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं लिया है एज पर AS 14। और लिक्विडेशन एक्सपेंस भी हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था ना। यस, तो इसी तरह से हम AS 14 कंप्लीट हो जाता है। ये अपना थियोरेटिकल पार्ट था, थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपना इसमें थोड़ा क्लियर हो जाता है। अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं AS 14, दैट इज चैप्टर पे मूव करते हैं, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के। यस, तो अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर से, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज से। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ना, मतलब मुझे सोल्यूशन जैसा ठीक लगता है ना, तो वैसे मैंने सॉल्व करके रखा है। तो आप लोग चाहिए तो वीडियो के बीच में आप पॉज कर करके नोट डाउन करते रहना, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। आप लोग जूम करके देख लेना अगर आप लोग को दिखेगा नहीं। आई जस्ट होप कि दिख रहा होगा, ये विजिबल तो है। ओके, question number 1. The summarized balance sheet of Black Limited and White Limited of 31st March 20 as follows. Equity and liabilities दिया, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, current liabilities, trade payable, और अपना नॉन करंट एसेट्स में सब दे दिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, सब। और यहाँ पर इनका कितना का फेस वैल्यू इशू किया वो सब दे दिया है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस,
और यहाँ पर क्या दिया है कि ब्लैक लिमिटेड ने टेक ओवर किया व्हाइट लिमिटेड, मतलब ब्लैक लिमिटेड कौन हो जाएगा? न्यू कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी हो जाएगा अपना ब्लैक लिमिटेड, और व्हाइट लिमिटेड इज ओल्ड कंपनी जो सेल कर रहा है। ओके, so no balance sheet of White Limited is available as in that date. It is however estimated that White Limited earned a profit of 2,40,000. Okay. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते, ठीक है? एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन पढ़ लेने का, फिर उस हिसाब से हम सोल्यूशन सॉरी क्या निकालना है पहले वो पढ़ लेते, फिर हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन में। बेसिकली हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो निकालने का है। तो यहाँ पर पहले अभी यहाँ पर क्या दिया कि नो बैलेंस शीट ऑफ व्हाइट लिमिटेड इज अवेलेबल एज ऑन दैट डेट। इट इज हाउएवर एस्टिमेटेड दैट व्हाइट लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। व्हाइट लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 आफ्टर चार्जिंग प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन पीपीई ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। 3 महीने का, लाइक एक क्वार्टर का उसका इतना प्रॉफिट है और इतना उसका डेप्रिसिएशन उसने चार्ज किया। आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद ये प्रॉफिट है 2,40,000 का। किसका? व्हाइट लिमिटेड का। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ ब्लैक लिमिटेड क्या है? ये 3 मंथ्स में 4,80,000। ये भी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है एट द रेट 10% ऑन पीपीई। तो व्हाइट का प्रॉफिट दिया, ब्लैक का प्रॉफिट दे दिया, ये दोनों भी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड विद इन 3 मंथ्स पीरियड। मतलब ये 3 मंथ्स के पीरियड में डिविडेंड को डिक्लेयर भी कर दिया और पे भी कर दिया, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो गुडविल ऑफ व्हाइट लिमिटेड कितना है? 2,40,000 है, एंड पीपीई कितना है? 1,20,000 है। व्हाइट लिमिटेड का गुडविल दे दिया है हमें। व्हाइट लिमिटेड क्या है? ओल्ड कंपनी। और परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय ब्लैक लिमिटेड। ब्लैक लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर्स एट पार। ओके, अभी हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें पीपीई का वैल्यू कितना दिया है अपने क्वेश्चन में? पीपीई मतलब पहले हम परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हम ओल्ड कंपनी का ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो हमारा ओल्ड कंपनी क्या है इसमें? व्हाइट लिमिटेड। उसका परचेज पीपीई कितना है? 2,400। ये इन लैक्स है, ठीक है? सॉरी, इन थाउजेंड है, इन थाउजेंड है। तो 2,400 तो मैंने यहाँ पर पूरा फिगर में लिया है, लाइक पूरा 24,000 में लिखा नहीं है, पूरा पूरा लिखा है मैंने। तो पीपी का 24 लाख, इसमें से डेप्रिसिएशन अपना कितना आ जाएगा? 24 लाख का यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है? 10% दिया है ऑन पीपीई, और फॉर 3 मंथ्स के लिए दिया है। तो 24 लाख का 10% इंटू 3/12, और दिस इज फॉर ओनली 3 मंथ्स। तो और ये और 60,000 माइनस हो जाएगा। और इसमें एप्रिसिएशन कितना बोला यहाँ पर क्वेश्चन में? देखो दिया था हमें कि यहाँ पर पीपी जो है व्हाइट लिमिटेड का वो वैल्यू एट 1,20,000, तो वो एप्रिसिएशन भी हमें ऐड कर देना है। तो हमारा पीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24,60,000। ओके, और हमारा गुडविल तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है कि व्हाइट लिमिटेड का 2,40,000, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और एसेट साइड में पीपी हो गया अपना, और गुडविल तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था तो वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में अपना आ जाएगा 7,20,000। उसके रिलेटेड कुछ बोला नहीं तो वो एज इट इज आ जाएगा। फिर बाद में ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल का भी कुछ बोला नहीं तो उसको भी एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। और कैश इन बैंक बैलेंस में अभी 420 है, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। कैश इन बैलेंस का बैलेंस है 4,20,000, तो उसमें से प्रॉफिट कितना दिया हमें क्वेश्चन में? आफ्टर डेप्रिसिएशन 2,40,000। तो ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 2,40,000 का। और जो डेप्रिसिएशन जो हमने ये जो प्रॉफिट है ये डेप्रिसिएशन भी एड बैक हो जाएगा अपना 60,000 का, ये जो अभी ऊपर निकाला हमने। ओके, और जो डिविडेंड भी पे किया था यहाँ पर दिखा ना, बोथ द कंपनी ने डिक्लेयर किया और डिविडेंड पे किया 10%। तो यहाँ पर इसका 10% कितना हो जाएगा? 3,60,000। ओके, तो ये इतना हमें यहाँ पर डिविडेंड भी लेस कर देने का है, तो अपना कितना आता है? 3,60,000 इनमें पूरा। ये टोटल एसेट्स हो गया अपना व्हाइट लिमिटेड का। और लाइबिलिटीज में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 3,60,000 ट्रेड पेबल एज इट इज लिख देने का है। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 45 लाख। और इसका परचेज का इसका फेस वैल्यू क्या है? 100 है। तो ये 100 को इसे डिवाइड 45 लाख डिवाइड बाय 100, तो 45,000 शेयर्स अपना हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर परचेज कंसिडरेशन कितना? 45,000 एट ₹100 ईच।
ठीक है? तो ये हमने निकाल दिया हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू करना है ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड वो हमने निकाल दिया यहाँ पर 45,000 शेयर्स इश्यू करना है। सेकंड क्या है? कैलकुलेट अ बैलेंस ऑफ नेट करंट एसेट्स एंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इसमें दोनों का निकलना है ब्लैक का भी और व्हाइट का भी नेट करंट एसेट्स कितना है वो निकलना है। तो हम ऐसे ना कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग दे देने का कैलकुलेशन ऑफ नेट करंट एसेट्स और ब्लैक और व्हाइट हेडिंग दे देने का फिर करंट एसेट्स का जो भी है उसको यहाँ पर लिख देने का। तो करंट सिर्फ करंट एसेट्स बोला इतना ध्यान रखना तो पूरा एसेट्स मत लिख देना सिर्फ जो करंट एसेट्स है उसी को निकालना है। करंट एसेट्स इसका कितना है 960 अपना आ जाएगा फिर 116,80,000 फिर ये कैश में एडजस्टमेंट होगा 14,40,000 इसमें से पहले डिविडेंड जो 60,000 ये 6 लाख ये इसका 10% आ जाएगा डिविडेंड यहाँ पर 60,000 और जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन था 4,80,000 ब्लैक लिमिटेड का ये इधर आ जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन ये 90,000 ये कैसे आया जो अपना पीपी है जैसे हमने व्हाइट लिमिटेड के लिए किया था। व्हाट हैपेंड? हाँ, बैटरी से वजह से हुआ है। 1 मिनट बैटरी कुछ चला गया। ओके, मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। अभी चार्ज हो रहा है। तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? यस, हम करंट एसेट्स पे थे। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स हमारा हो गया था अभी कैश पे थे। कैश पे से डिविडेंड माइनस किया हमने 60,000 का। इसमें प्रॉफिट और आफ्टर डेप्रिसिएशन वो भी ऐड कर दिया। और ये जो डेप्रिसिएशन अभी है 90,000 का, जैसे हमने व्हाइट लिमिटेड का कैलकुलेट किया था वैसे इस ब्लैक का भी करना है। तो यहाँ पर पीपी का वैल्यू कितना है 30,600 इसका 10% इंटू 3/12 तो ये अपना आ जाएगा 90,000 यहाँ पर कैलकुलेशन किया 90,000 आ जाएगा तो इसका सबका एडिशन मिला के 40,50,000 आ जाएगा उसमें से ट्रेड पेबल कितना है 600 तो ये इन थाउजेंड्स हमने लिखा है ओके तो ये लेस करके 34,50,000 अपना नेट करंट एसेट्स आ जाएगा ब्लैक लिमिटेड का सेम हमें व्हाइट लिमिटेड में भी करना है तो व्हाइट लिमिटेड में भी करंट एसेट्स इन्वेंट्री आ गया ट्रेड रिसीवेबल आ गया कैश में कैसे करना है ये जो ऊपर किया था ना हमने ऊपर यहाँ पर किया ना वही है 4,20,000 माइनस 3,60,000 अपना डिविडेंड है प्लस प्रॉफिट ऑफ द डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन तो ये अपना आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स इसमें से ट्रेड पेबल 360 का दिया है तो उतना लेस करके नेट करंट एसेट्स दोनों भी कंपनी का आ जाएगा फिर नेक्स्ट क्या पूछा है गिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ब्लैक लिमिटेड प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस चाहिए ब्लैक लिमिटेड का कितना आ जाएगा तो ब्लैक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है एज ऑन 31 मार्च 27,20,000 ओके ये नीचे वाला नहीं लिखना है ठीक है ये ऊपर वाला 7,20,000 ये आ जाएगा और इसमें से हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो वो लेस हो जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद बैलेंस कितना 1,20,000 उसमें से अभी प्रॉफिट जो हमने हमारे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स कितना दिया है 4,80,000 तो वो प्रॉफिट को अभी ऐड कर देने का तो टोटल अपना प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा जो पूछा था क्वेश्चन में ठीक है एज ऑन 1 जुलाई 2020 ओके तो इसमें क्या था बेसिकली जो हमें ट्रायल बैलेंस में जो दिया है बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पर लिख देने का उसमें से डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो एक लेस हो जाएगा और जो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स का वो ऐड करके अपना प्रॉफिट बैलेंस आ जाएगा एज ऑन 31 जुलाई 2020 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है पीपी का बैलेंस चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2020 पीपी का बैलेंस अभी पीपी का अभी दोनों का भी निकालना रहेगा ओके तो अभी पहले हम ब्लैक लिमिटेड का निकालते हैं तो पीपी का इसका कितना ओपनिंग बैलेंस है 3,600 ये इन थाउजेंड्स है ठीक है तो ये ले लिया फिर डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स जो था वो लेस किया जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया था तो ये अपना एक ये हो जाएगा पीपी एक ब्लैक लिमिटेड का अभी सेम व्हाइट लिमिटेड का भी करना है उसका बैलेंस जो है यहाँ पर 2,400 वो लिख देने का इसका भी जो डेप्रिसिएशन निकाला था वो लेस करके ये आ जाएगा और इसमें अप्रिसिएशन दिया था ये देखो ये ध्यान में रखना ये अप्रिसिएशन लेना भूलना मत ये अप्रिसिएशन ऐड करके
व्हाइट लिमिटेड का बैलेंस हो जाएगा, ये तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा अपना टोटल पीपीई। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आप लोगों को समझना था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी ये क्वेश्चन बस इजी था, बस ये डेप्रिसिएशन और ये 3 मंथ्स का सिर्फ ध्यान में रखना है कि कभी लेना है और कभी नहीं लेना है। ओके, अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मैं बीच में आई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बीच में नहीं आई थी। बस नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट एज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर गैलेक्सी एंड ग्लोरी लिमिटेड आर 2 कंपनीज जो एंगेज हो गए। इनका अभी अभी एंगेजमेंट हुआ है गैलेक्सी एंड ग्लोरी का, in the same business of chemicals. To mitigate competition, a new company, Glorious, is to be formed. A new company is to be formed to which the asset and liabilities of the existing companies with certain exceptions are to be transferred. मतलब न्यू कंपनी में asset and liabilities transfer हो जाएगा, but with certain exception. द समराइज बैलेंस शीट दिया है गैलेक्सी एंड ग्लोरी का, उसमें शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, और लोन में 6% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब क्वेश्चन में दे दिए है। हमें निकालना क्या बोला यहाँ पर, एसेट एंड लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। यहाँ पे क्या डिबेंचर्स, पहले हमें क्या निकालना है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ गैलेक्सी एंड ग्लोरी अज्यूमिंग नॉमिनल वैल्यू कितना 10, कितना हमें नंबर ऑफ शेयर्स देना है गैलेक्सी और ग्लोरी को। और सेकंड क्या बोला, बैलेंस शीट बनाना है ग्लोरियस का, न्यू कंपनी जो फॉर्म हो रहा है उसका बैलेंस शीट बनाने का है। और एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट बनाए तो मतलब नोट्स टू अकाउंट तो बनेगा ही। ओके ओके, अभी हम एडजस्टमेंट्स पे आ जाते। द डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरी आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। अभी ग्लोरी का जो डिबेंचर्स है, ग्लोरी ये साइड वाली, ओके, इसका जो डिबेंचर्स है 3,30,000, इसको हम डिस्चार्ज करेंगे एट 10% प्रीमियम। इसमें थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। और प्लांट एंड मशीनरी को भी वैल्यू कितना किया है, 2,52,000। गुडविल को कितने पे वैल्यू पे किया है, गैलेक्सी का 4,48,000, ग्लोरी का 1,68,000। और लिक्विडेटर क्या है, ग्लोरी लिमिटेड का इज अपॉइंटेड, लिक्विडेटर अपॉइंट किया ग्लोरी का फॉर कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर से कलेक्शन करने के लिए एंड पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। ही रिटेन द कैश बैलेंस एंड कलेक्टेड 1,10,000 फ्रॉम डेटर्स and paid 1,10,000, sorry, 80,000 to trade creditors. कर क्या रहा है भाई, liquidator is entitled to receive 5% commission for collection and 2.5% for payments. The balance cash will be taken over by new company. This is very important. Okay, जो balance cash है वो नया कंपनी लेके जाएगा, मतलब अभी आया और ये अभी लेके चला भी गया। वाओ, कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, बस इतना था। अभी देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, तो वो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले एसेट साइड का हम पहले लिख लेते हैं, इसको तो नेट एसेट मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में दिया है 5,88,000 और 3,36,000, तो वो आ गया 5,88,000 और 3,36,000। प्लांट एंड मशीनरी का कितना यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि गैलेक्सी का कितने पे लेके 2,52,000 पे लेके, तो प्लांट एंड मशीनरी गैलेक्सी का 2,52,000 और जो ग्लोरी का है 84,000 एज इट इज लेना, क्योंकि इसके लिए कुछ बोला नहीं है। ओके, फिर मोटर व्हीकल यहाँ पर कितना बोला है 56,000, वो ले लिया हमने। और गुडविल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 4,48,000 और 1,68,000, तो 4,48,000 और 1,68,000। और फिर ये फ्री होल्ड हो गया, प्लांट हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। फिर अभी इन्वेंट्री में 3,36,000 और 4,38,000 ये आ जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 4,62,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना, इसकी वजह से ग्लोबल लिमिटेड में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है, इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया है। और इसमें जो क्योंकि यहाँ पर ना
लिक्विडिटी ने अपॉइंट किया था, क्रेडिटर से पूरा कलेक्शन मिल गया था हमें और हमने क्रेडिटर्स को भी पूरा पे कर दिया था। तो जो भी बैलेंस कैश था वो नया कंपनी लेके गया था। और कैश एट बैंक पे ना अभी यहाँ पर 2,38,000 है, उसको एज इट इज लिखना है। पर अभी यहाँ पर ग्लोरी लिमिटेड का कैश के लिए एक वर्किंग दिया है हमें। ओके, यहाँ का ओपनिंग, इसका ओपनिंग कितना है 1,04,000। उसमें से डेटर से कलेक्शन कितना किया 1,10,000। तो वो ऐड कर देने का कलेक्शन, क्योंकि वो अपने पास पैसा आ रहा है ना, तो वो कैश में ऐड हो जाएगा। और हमने क्रेडिटर्स को पे कितना किया 1,80,000, तो पेमेंट लेस हो जाएगा और लिक्विडिटी का कमीशन यहाँ पर लेस हो जाएगा। अभी वो कैसे निकालना है कमीशन, यहाँ पर क्या बोले कि लिक्विडिटी को 5% कमीशन मिलने का था, 5%, और 2.5% फॉर पेमेंट, 5% फॉर कलेक्शन के लिए और 2.5% फॉर पेमेंट। अभी कलेक्शन का अपना कितना था 1,10,000 कलेक्शन था, तो उसका 5% कितना हो जाएगा 5,500। और पेमेंट का था तो पे कितना किया हमने 1,80,000, तो उसका 2.5% कितना हो जाएगा 4,500। तो ये दोनों का एडिशन मिला के लिक्विडिटी का कमीशन हो जाएगा 10,000। तो ये भी माइनस करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश बैलेंस का। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी कैश बैलेंस 24,000। तो ये टोटल एसेट्स हो गया, इसमें से अभी लाइबिलिटीज माइनस कर देने का है। तो लाइबिलिटीज के लिए अभी ये रिजर्व वो सब देने का, अभी डिबेंचर्स पे आते हैं डायरेक्टली हम। तो डिबेंचर्स पे 3,30,000 ये आ गया अपना। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ये जो 3,30,000 है ना, दिस इज लाइक इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 110% पे है। ये जो 3,30,000 है दिस इज 110%। और फिर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते टाइम, यहाँ पे रिकॉर्ड करते टाइम हमने 3 लाख को 100% लिया है प्लस इंटू 110% लेके 3,30,000 लिया है। ये आप लोगों को समझा क्या, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है ना 3,30,000, ये हमने ये ना एक नोट लिख देने का एजम्पशन नोट कि वी आर अज्यूमिंग कि ये जो बैलेंस गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ 6% डिबेंचर इज 110%। तो इसलिए 3 लाख प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा 3,30,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही था वैसे भी कि इसको प्रीमियम, इट इज इश्यूड एट प्रीमियम 10%। फिर इसका ट्रेड पेबल कितना है 4,20,000। ओके, और इसका ये भी नहीं आएगा क्योंकि कलेक्शन और कलेक्शन किया था और हमने पेमेंट कर दी, तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल ग्लोबल लिमिटेड का इसी वजह से नहीं आएगा, बिकॉज कलेक्शन एंड पेमेंट एवरीथिंग इज डन। ओके, तो ये ट्रेड पेबल हो गया, ये अभी सब लेस करके नेट एसेट्स आ जाएगा हमें। उसमें से अभी हमें कितना बोला है कि परचेज कंसिडरेशन का नॉमिनल वैल्यू कितना देना चाहिए ₹10। तो इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 1,96,000 शेयर्स, और यहाँ पर 72,000 शेयर्स आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया परचेज कंसिडरेशन, और नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गया कितना इश्यू करने का है। और फिर क्या बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए तो वो ईजी है काफी। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अभी बैलेंस शीट बनाते हैं। अरे आप लोग बोलोगे अरे मैडम किधर गायब हो गई, अरे अरे यहीं पर हूँ मैं, आप लोगों से लुका छुपी खेल रही हूँ मैं, सिर्फ यहीं पर हूँ। हेलो। हाँ, ये वापस गायब हो गई, तो अभी ताकि ना मैं बीच में आ रही थी नोट्स के, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद को हटा देती हूँ, फिर से पूरा नोट्स आप लोग को प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। ओके, तो अभी बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्मेट बना देने का, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरियस एज ऑन जो भी कुछ है फलाना ढिमकाना जो भी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमने कितना किया था, कितना शेयर्स इश्यू किया 1,96,000 प्लस 72,000, तो टोटल कितना होता है 2,68,000, तो इंटू 10 26,80,000 ये अपना शेयर्स आ गया। ये जो ऊपर ही वर्किंग नोट किया उसी से निकाला है, ऐसे मत देखो। और जो रिजर्व्स इन सरप्लस है उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया ना प्रीमियम पे 3 लाख, हमने अज्यूम किया कि वो जो डिबेंचर्स क्वेश्चन में दिया है दैट इज 110%, तो उसके ऊपर का जो 30,000 था दैट इज प्रीमियम। ओके, तो वो 30,000 प्रीमियम हमने यहाँ पर ले लिया। और यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज में
नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख जो डिबेंचर्स का था, यहाँ पर ही देख लो एक काम करो, देख ही लो। ये जो डिबेंचर्स था हमारा, यही हमने ले लिया 3 लाख रुपीज, और उसका जो 10% प्रीमियम था वो हमने रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम में ले लिया है वो। फिर अपना क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स 4,20,000 ये आ जाएगा। ओके, ये रहा 4,20,000। क्योंकि ये ग्लोरियस का तो हमने कलेक्शन ले पेमेंट कर दिया था ट्रेड पेबल्स का। ओके, और ये अपना हो जाएगा टोटल लाइबिलिटीज। ओके, अभी हम एसेट्स पे आ जाते थे। पीपीई का अपना अभी यहाँ पर पीपीई में क्या क्या लिया देख लेते हैं। पीपीई में सबसे पहले यहाँ पर 5,88,000 एज इट इज बैलेंस शीट से आ जाएगा, और 3,36,000 आ जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी का भी 2,52,000 दिया था, यहाँ पर बोला था ना नीचे क्वेश्चन में 2,52,000 करने का है, ये रहा। तो उसका 2,52,000 ले लिया और 84,000, तो ये सबका एडिशन प्लस मोटर व्हीकल मिला के अपना पूरा प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। ये आ गया। और इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया 4,48,000 प्लस 1,60,000, इसका दोनों का एडिशन ये 6,16,000 आ जाएगा। और इन्वेंट्रीज जो एज इट इज क्वेश्चन में 3,36,000 प्लस 4,38,000। और कैश में यहाँ पर 2,38,000, ये जो ऊपर निकाला था ना 2,38,000 और 24,000, ये जो ऊपर हमने निकाला था ना इसमें वर्किंग के लिए अपना, तो वो 24,000 आ जाएगा। तो ये अपना टोटल बैलेंस शीट हो जाएगा। यस, तो दोनों बैलेंस शीट अपना 34,30,000 34,30,000 ये टैली हो जाते हैं। ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या क्या था, मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन। ये एक डिबेंचर्स का पॉइंट एक अजम्पशन है कि हमने अज्यूम किया कि 100% पे है, ये 110% पे है। ओके, तो इसमें हमने अज्यूम किया कि 30,000 इज प्रीमियम। ओके, बस। और हाँ, और ये वाला फोर्थ पॉइंट, मार्क दिस पैरा इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम रेफर भी करते हो ना, तो पूरा का पूरा सम देखने के लिए मत जाइए। जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है जो मार्क करके रखा है ना, सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स को आप लोग पूरा देख लेना। तो यहाँ पर जो लिक्विडेशन का, हाँ, ये कलेक्शन किया और ये पेमेंट किया, फिर उसी के ऊपर 5% और 2.5% लगाने का था, तो वो बराबर से लगा लेना। इजी है क्वेश्चन, बस एक बार आप अगर खुद से सॉल्व करके देखोगे तो आपको फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। High Limited and Low Limited were amalgamated on and from 1st April. A new company was formed, Little Limited. दोनों high and low amalgamate हो गए, high और low, सॉरी, high और low amalgamate हो गए। अभी मैं आ ही जाती ना, मतलब कितना छुप के रहो फिर। ओके, हाई एंड लो लिमिटेड, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। हाई एंड लो लिमिटेड वर अमालगमेट ऑन एंड फ्रॉम 1st April. A new company लिटिल लिमिटेड was formed to टेक ओवर करने के लिए फॉर्म हुआ है। ये इसका बिजनेस पूरा लेके जाएगा ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। और इसका समराइज बैलेंस शीट दिया है ऑफ हाई एंड लो लिमिटेड। इसका शेयर लाइबिलिटी साइड में पूरा शेयर कैपिटल दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन, जनरल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉन करंट लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन्स, 13% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन्स। करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। और एसेट साइड में क्या दिया, पीपी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में क्या दिया है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन बैंक। तो ये सब कुछ दिया है। हमें निकालना क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ लिटिल लिमिटेड, मतलब जो कंपनी नया फॉर्म हुआ है उसका बैलेंस शीट बनाना है। आफ्टर अमालगमेशन हैज बीन कैरिड ऑन द नेचर ऑफ परचेज, ये एक ध्यान से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन को ना रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो जैसे मैंने किया अभी, वैसे आप लोग भी करते होगे, ठीक है, चल बैलेंस शीट बनाने का लिटिल लिमिटेड का, बट कैसे बनाने का है, नेचर ऑफ परचेज क्या है, उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ परचेज। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली सोल्यूशन और क्वेश्चन साथ साथ में रखते हैं, ताकि ना ज्यादा ऐसे ऊपर जाना पड़े फिर नीचे आना पड़े, इससे बेटर कि सामने सामने ओपन रहेगा तो फिर इजी पड़ जाएगा। और मैं अभी चलो जाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, 13% डिमेंशंस ऑफ हाई एंड लो
उसको डिस्चार्ज किया बाय लिटिल लिमिटेड, डिस्चार्ज कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर। पहले 13% डिबेंचर था, फिर 15% डिबेंचर इशू किया है ऑफ ₹100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो 13% मुझे डिबेंचर्स का जो था ना, उस पे 13% डिबेंचर कितना है, 100 है, तो उसके ऊपर 13% इंटरेस्ट मिलेगा अपने को ₹13। तो अभी वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो 15% डिबेंचर इशू करेगा ना, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही चाहिए, और उसको 15% डिबेंचर्स चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। अभी अगर पहले हाई लिमिटेड का लेते हैं, ठीक है। हाई लिमिटेड में 100 का 13% कितना आ जाएगा, 13, और उसको अभी 15% ही रखना है डिबेंचर का जो रेट है। तो और इंटरेस्ट इसको 13 ही रखना है, तो क्या करने का, 13 ही रखना है ना भाई, रख तो 13 रख, 13 लिख देने का ऊपर, डिवाइड बाय 15%। ओके, तो ये अपना आ जाएगा 15% डिबेंचर का वैल्यू। अरे अरे, किधर किधर गया, तो ये आ गया 15% डिबेंचर्स 86.67। और सेम आपको लो लिमिटेड में भी करना है। लो लिमिटेड का वैल्यू कितना है, 56 है, तो 56 का 13% 7.28, और अब 15% डिबेंचर इशू करना है, तो ठीक है, तू भाई किधर जा मत, तू इधर ही इंटरेस्ट इतना ही रखना है, 7.28 डिवाइड बाय 15% जितने का इशू करना है, तो ये अपना आ जाएगा 48.53। तो डिबेंचर का वैल्यू दोनों का ऐड करके, दोनों का एडिशन करके अपना डिबेंचर का वैल्यू आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रिटेल एट अ प्राइस ऑफ 125। मतलब जो 15% के डिबेंचर्स था उसको 125 पे इश्यू किया। ओके, तो अभी अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना, 320। तो यहाँ पे लिखते टाइम हमने पूरा फिगर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में इन लैक्स दिया, बट यहाँ पे लिखते टाइम पूरा लिखा है 320 लैक्स। तो 320 लैक्स डिवाइड बाय 100, अभी कितने पे इशू करना है, 125 इंटू 125, तो अपना हाई का कितना आएगा, 400। और सेम अभी इसका 175 है, तो 175 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, तो ये 218.75 आ जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अपना हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला, लिटिल लिमिटेड इशू 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ हाई लिमिटेड। हाई लिमिटेड को 4 इक्विटी शेयर्स इशू किया, और 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर लो लिमिटेड, और शेयर्स को कितने पे इशू किया, एट 35 हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। मतलब 10 रुपीज इसका पर शेयर है, और 35 पे इशू किया, तो मतलब 25 हो जाएगा इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पर अपना इक्विटी शेयर्स कितना है, 1000 है, तो 1000 लैक्स अपॉन 100, ठीक है, 40 लाख शेयर हो जाएगा। 40 लाख शेयर्स, नहीं 1000 अपॉन 100 अपना हो जाएगा 10 लाख, और अपने को इशू कितना करना है, 4 शेयर्स इंटू 4, तो ये 40 लैक्स इंटू कितने पे, 35, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1400। और सेम अभी लो लिमिटेड के लिए 850 है, तो ये 850 लैक्स डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, 8,50,000 शेयर्स आ जाएगा। और कितना इशू करना है, क्वेश्चन में कितना बोला, 3, तो इंटू 3, तो ये इंटू 3 कितना आ जाएगा, 25,50,000 शेयर्स इंटू ₹35, तो आ जाएगा अपना 892.5। तो ये सब का एडिशन करके दोनों का, इसका 1800, इसका 111.25। और अभी ये हमने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकाला। अभी हमें कैपिटल रिजर्व है कि गुडविल है, वो निकालने के लिए नेट एसेट्स मेथड से करना पड़ेगा। अभी इसमें एसेट टेकन ओवर कितना है, एसेट टेकन ओवर यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का कितना, 670 पे लेके गया, 385 पे लेके गया, ये दोनों आ गया। प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम कॉस्ट पे लेके गया, और फिर इन्वेस्टमेंट्स का भी 95 और 80, स्टॉक का भी 415 और 389, डेटर्स का भी एज इट इज कितना, 322 और 213, और बिल्स रिसीवेबल का 315, कैश का 303। मतलब ये पूरा एज इट इज पूरा लिख देने का एसेट साइड के लिए। और लाइबिलिटी साइड के लिए अभी कैसे करना पड़ेगा आप लोगों को, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर में सबसे पहले ये डिबेंचर्स आ जाएगा, और यहाँ पर डिबेंचर्स कौन सा आएगा, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना, 86.67 और 48.53, तो वो यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन में जो दिया है वो नहीं लिखना है, अभी जो हमने नया कैलकुलेट किया है वो लिखना है आपको, तो वो आ जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन्स कितना क्वेश्चन में दिया, 50, तो ये आ जाएगा। और ये 65 और 35, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 30, तो ये सब कुछ लेस करके अपना नेट एसेट्स आ जाएगा 2088.83.33 और 1504.47। ओके, फिर परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना निकाला, अभी ऊपर जो निकाला हमने परचेज कंसिडरेशन कितना था, 1800 और 111.25। ओके, 1800 और 111.25 ये अपना परचेज कंसिडरेशन था।
अभी अपना नेट एसेट टेकन ओवर कितना है 2088 और हमने परचेज कंसिडरेशन दिया कितना 1800, मतलब हमने कम दिया ना, तो वो कैपिटल रिजर्व है। ओके, उतना रिजर्व मेंटेन कर रहा किया है। और यहाँ पर भी सेम, इसका नेट एसेट टेकन ओवर 1500 है और हमने परचेज कंसिडरेशन दिया कितना 111, तो हमने कम दिया, तो हमने उतना रिजर्व मेंटेन रखा है, तो ये दोनों का एडिशन करके अपना टोटल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ओके, फिर अभी सिक्योरिटीज, अभी अभी हम ऐसे ही सब कैलकुलेट करें तो इससे लगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितने पे इशू किया था, यहाँ पर 125, 100 रुपीज फेस वैल्यू, मतलब 25 रुपीज जो उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो 3,20,000 इंटू 25 और 1,75,000 इंटू 25, ये देखो यही किया है। और इक्विटी शेयर्स में भी जो 40 लाख शेयर्स कैलकुलेट किया था इंटू 25 और 25,50,000 शेयर्स इंटू 25, तो ये अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आ गया दोनों का भी 10,80,681.25। ओके, तो ये हमने वर्किंग नोट का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना आ जाएगा 65,50,000। यहाँ पर एक क्वेश्चन में निकाला था इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख प्लस 8,50,000। तो यहाँ पर अभी जो इक्विटी शेयर ऊपर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हमने वर्किंग में निकाला था 40 लाख शेयर्स प्लस 25,50,000, तो ये 65,50,000 शेयर्स हो जाता है। तो ये 65,50,000 एट ₹10, तो 655। और सेम प्रेफरेंस शेयर्स का भी यहाँ पर जो वर्किंग किया था 3,20,000 प्लस 1,75,000, तो 4,95,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों का एडिशन यहाँ पर 1150 आ जाएगा अपना 1150। अभी रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी जो हमने निकाला था अलग से वर्किंग नोट में, ये रहा 1080 और 681, तो 1080 और 681 वो यहाँ पर लिख देने का 1080 प्लस 681। और यहाँ पर अभी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, यस, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमें नहीं लेना है बिकॉज रिवैल्यूएशन रिजर्व कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेना होता है। और फिर क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसका कैसे करना होता है कि इसका ना अभी 80 प्लस 40 एक बार लेने का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फिर इसको माइनस में एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व करके दिखा देने का नेगेटिव में। दिस इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, हमें इसका वैल्यू एडिशन करना होता नहीं है। इसे प्रेजेंटेशन करने के लिए हम ऐसे करके दिखाते हैं कि यस वी हैव दिस रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ओके, और फिर ये कैपिटल रिजर्व, हाँ ये जो हमने कैलकुलेट किया था ना ये परचेज कंसिडरेशन के बाद ये कैपिटल रिजर्व, तो ये दोनों का एडिशन करके कैपिटल रिजर्व अपना इधर आ जाएगा 281 आ गया, यस 283 प्लस 393। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो शेयर्स इश्यू किया उससे है, ये कैपिटल रिजर्व परचेज कंसिडरेशन से जो निकाला था वो आ गया, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए था। बेसिकली हमने बैलेंस शीट से कोई भी रिजर्व्स नहीं लिया बिकॉज ये टेक ओवर किया है, ये मर्जर टेक ओवर किया, ठीक है, मर्जर नहीं है ये। ठीक है, ये अपना इधर इधर तक हो गया, तो अपना टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 2437 आ जाएगा। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये जो डिबेंचर्स हमने निकाला था, अभी डिबेंचर्स का वर्किंग किया था ना अपन ने, हमने जो डिबेंचर्स का वर्किंग किया था 186 और ये 48, डिबेंचर्स इतना आ जाएगा 186, 15% डिबेंचर्स 135.2, यस ये जो डिबेंचर्स है 86.67 और 48.53, तो ये दोनों का एडिशन होके हमारा डिबेंचर्स का वैल्यू आ जाएगा 135.2। और अनसिक्योर्ड लोन्स जो क्वेश्चन में दिया है 50, इसको तो एज इट इज लिखने के लिए इसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट बोला नहीं है। और फिर हमारा ट्रेड पेबल्स भी आ जाएगा 130, ये दोनों का एडिशन 65, 35 और 30।
65, 90, 100, 130, यस, तीनों का एडिशन होके यहाँ पर अपना ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ का जो इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में हमने जो निकाला था पीसी वो ले लिया, और इक्विटी और प्रेफरेंस का और रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। यहाँ पर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने प्रीमियम निकाला था शेयर्स पे वो लिया, कैपिटल रिजर्व पीसी से लिया, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का निलफ करके बस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर डिबेंचर्स भी जो हमने कैलकुलेट किया वो ही लिया है, और अनसिक्योर्ड लोन्स भी हमने वो एक ले लिया है। ओके, अनसिक्योर्ड लोन्स ले लिया है, और ट्रेड पेपर्स में तीनों का एडिशन करके ले लिया है। और अभी नाउ मूव ऑन टू एसेट साइड। एसेट्स के लिए सबसे पहले हमारा पीपी जो क्वेश्चन में दिया 680 और 385, 670 और 385 का जो एज इट इज बैलेंस शीट में दिया है वो आ जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी में 475 प्लस 355 ये भी सेम आ जाएगा। और ट्रेड बस ये सबका एडिशन अपना 1855 आ जाएगा। और ठीक है, वो ही एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 1885। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में 95 प्लस 80 वही लिखा, उसका एडिशन ही लिखा है। और इन्वेंट्री में स्टॉक, इन्वेंट्री इज व्हाट स्टॉक, तो 415 प्लस 389। और डेटर्स में 322। अभी डेटर्स का कैसे किया ये लोगों ने, सेम दोनों का एडिशन किया, 322 प्लस 213 प्लस बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटर्स, तो उसको भी डेटर्स में ले लिया है। ओके, और अपना कैश इन बैंक जो अपना दोनों का एडिशन मिला के कैश इन बैंक का फिगर ले लिया, तो यहाँ पर ही हमारा बैलेंस शीट भी बना के हो जाता है। तो यहीं पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर देते हैं। ओके, वैसे क्या था ये क्वेश्चन नंबर में मेन ये वर्किंग नोट जो हमने बनाया है ना, दिस वाज इम्पोर्टेंट। बाकी बैलेंस शीट में तो पोस्टिंग करना तो आ ही जाएगा हमें, तो ये पीसी का सिर्फ एक ध्यान रखना, इंटू 25 करना डिवाइड बाय 100। और इक्विटी शेयर्स में सिर्फ जितना नंबर ऑफ शेयर्स है उसको नहीं लिखना है, इंटू 4 कितना शेयर्स दिया है वो याद से लिख देना। यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 3 था, फिर इंटू ₹35 कितने रुपए में दिया, फिर वो परचेज कंसिडरेशन आके फिर नेट एसेट मेथड से हमें रिजर्व्स या गुडविल वो निकालना था, तो ये केस में रिजर्व्स आया। फिर वो जो शेयर्स इशू किया उसमें प्रीमियम कितना था वो हमने निकाला, और डिबेंचर्स का सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए जो इतना, ठीक है चलते, इतना जितना इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए डिवाइड बाय डिबेंचर का कितना परसेंटेज है, बस उतना ही करना है। बाकी जो बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना था बस, बाकी कुछ नहीं था इसमें, बस इजी था क्वेश्चन। आप लोग बोलोगे मैडम सब इजी है, मतलब हाँ भाई इजी है सब क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ गए। अभी क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट। अभी मैं वापस आ जाती हूँ। हाय एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बीटी एंड एमजी लिमिटेड। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each का, प्रेफरेंस शेयर्स रिजर्व्स एंड सरप्लस 12% डिबेंचर ट्रेड पेबल, फिर एसेट्स में पीपी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। अभी ट्रेड रिसीवेबल में इसका ना बाइफिकेशन दिया है, डेटर्स इसमें इतना है और बिल्स रिसीवेबल इतना है, और सेम ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का करके दिया है। क्वेश्चन में क्या हमें बोला क्या है पहले, क्या प्रिपेयर करने का, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ वीटी लिमिटेड। वीटी लिमिटेड की बुक में, मतलब इसके बुक में हमें जर्नल एंट्री पहले मारना है, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन कितना पे करना है वीटी लिमिटेड को। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है, पीपीई ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रिवैल्यूड एट 15%, और इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन एट 5%। इन्वेंट्री और डेटर्स जो है उसको 5% लेस करके लेके गया है, और बोथ द कंपनीज को टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड को ऑलरेडी पे कर दिया है, हैविंग बीन ऑलरेडी पेड। और अबाउट ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देने के बाद वीटी विल एब्जॉर्ब एमजी, ये सब कुछ होने के बाद, ये जो ऊपर का ट्रांजैक्शंस होने के बाद, मतलब ये सब कुछ जब भी एब्जॉर्ब किया ना, ये प्री एब्जॉर्प्शन है। ओके, ये सब करने के बाद वीटी ने एब्जॉर्ब किया एमजी को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है, वीटी इशू करेगा 16 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार अगेंस्ट 12 शेयर्स ऑफ एमजी लिमिटेड, or 10% preference shareholder of MG will be paid a 10% discount by issue of 10% preference shares of ₹100 each at par, और 12% debentures दिए MG to be paid at 8% premium,
और इश्यूड अ डिस्काउंट ऑफ 10% और 60,000 पे किया बाय वीटी टू एमजी फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए। और डेटर्स का जो भी एमजी का है इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी। ओके, अभी हम सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन दोनों को ओपन कर लेते और मैं भी गायब हो जाती हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि पीपीई ऑफ बोथ द कंपनीज आर रिवैल्यूड 15% अबव बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर उसको रिवैल्यूड किया 15% से ज्यादा, बुक वैल्यू का जो है उससे 15% ज्यादा। और पहले हमें क्या बोला कि जर्नल एंट्री बनाना इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड। अभी पीपीई को रिवैल्यू करना है, तो इसका पीपीई का वैल्यू कितना है 14 लैक्स। तो 14 लैक्स का 15% कितना आ जाएगा 2,10,000। तो इसका एंट्री पीपी का वैल्यू बढ़ाना है हमें। तो पीपी का क्या, पीपी इज व्हाट, एसेट्स। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या डेबिट बैलेंस ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, यहाँ पर फिर क्या बोला है, इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन एट 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू। ओके, उस पर आते हैं हम, बट उसके पहले बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। अभी इक्विटी कितना, अपना फेस वैल्यू कितना है 12 लैक्स है। 12 लैक्स का 10% कितना आ जाएगा 1,20,000। तो उतना हमें इक्विटी डिविडेंड देना है वीटी लिमिटेड को, क्योंकि हम वीटी लिमिटेड का देख रहे हैं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री सिर्फ उसका ही मानना है वीटी लिमिटेड का। तो पहले हम ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो रिजर्व्स इन सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड किस में से दे रहे हैं हम, हमारा जो रिजर्व्स पड़ा था तो उसमें से यूटिलाइज करके, तो रिजर्व्स में से बैलेंस यूटिलाइज हो रहा है, तो उसका जो रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। तो उसका बैलेंस यूटिलाइज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, रिजर्व्स टू इक्विटी डिविडेंड। फिर उसका पेमेंट हो जाएगा इक्विटी डिविडेंड टू बैंक अकाउंट। तो ये अब हमारा हो गया, ये इक्विटी डिविडेंड का हो गया। नेक्स्ट क्या है, अभी पहले हम पीसी निकाल लेते हैं। ओके, अभी स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बट वो हम पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जेबी पास करना है इन द बुक्स ऑफ बीटी लिमिटेड। उसके लिए ये अमाउंट का चाहिए रहेगा, परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट। अभी कैसे निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स विल बी पेड 10% डिस्काउंट। नहीं, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, वीटी विल इश्यू 16 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par against 12 shares। मतलब वीटी कितना इश्यू करेगा 10 इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट 12, 12 के बदले में 10 इश्यू करेगा वो। तो वीटी का कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, वीटी का सेकेंड, यस। और ये ओल्ड कंपनी है तो हम परचेस कंसिडरेशन ओल्ड कंपनी पे निकालते हैं। तो वीटी कंपनी हर 12 की जगह पे 10 इश्यू करेगा, तो ये कितना आ जाएगा शेयर्स 6 लाख इसका शेयर कैपिटल है। तो शेयर्स कितना हो गया 10 रुपीज फेस वैल्यू पे 60,000 शेयर्स हो गया। तो 60,000 अगेंस्ट 12, हर 12 के बदले में वो 16 देगा। बोला ना, हर 12 के बदले में 16 इक्विटी शेयर देगा और एट 10 रुपीज फेस वैल्यू। तो हर 12 के बदले में 16 दिया, मतलब 60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 16, 80,000 शेयर्स आ गए इंटू 10, 8 लैक्स हो गया अपना इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या बोला है अभी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स विल बी पेड 10% डिस्काउंट बाय इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। मतलब 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर इसको डिस्चार्ज किया है। तो अभी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है 2 लाख से, तो 2 लैक्स को डिवाइड बाय 90%, ये इंटू 90 बाय 100 इज, या फिर डिवाइड बाय 90% सेम ही होता है। तो 2 लैक्स डिवाइड बाय 90% अगर आप करोगे तो आपको 1,80,000 ही आ जाएगा। 2 लैक्स डिवाइड बाय 90%, नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी 2 लैक्स का 90% लेना है, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू किया है। आई एम सो सॉरी गाइस, 2 लाख पे 90% इश्यू किया, इट वॉज पेड 10% डिस्काउंट, तो 2 लैक्स इंटू 90%, ओके, तो 1,80,000 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये टोटल 1,80,000 प्लस 8 लाख मिला के हमारा टोटल कंसिडरेशन वैल्यू आ जाएगा 9,80,000। तो परचेस कंसिडरेशन कैसे निकाला, हर 12 की जगह पे 16 इश्यू किया इक्विटी शेयर्स में, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स में 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया, इसलिए हमने डायरेक्टली 90% ले लिया 2 लैक्स का। तो ये दोनों का एडिशन अपना परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा। उसका जेबी कैसे पास करेंगे, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड।
और फिर बट आप लोग ना नरेशन याद से लिख देना, ऐसे नहीं कि सिर्फ एंट्रीज पास करते गए, नरेशन नरेशन याद से लिखना है। और अभी अभी एडजस्टमेंट जो है वो हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। पीपीई का वो लोग 15% अबव बुक वैल्यू लेके गए थे, तो 5 लैक्स था, तो इसका बुक वैल्यू कितना था पीपीई का 5 लैक्स, तो 5 लैक्स प्लस 15% हो जाएगा अपना 115%, इसका 5,75,000। और इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल का यहाँ पर क्या बोला था कि इन्वेंट्री एंड ट्रेड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेस देन दियर बुक वैल्यू, 5% कम भाव पे लेके गए। तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है यहाँ पर, इन्वेंट्री इज हाउ मच 6,40,000, तो उसका 95%। और डेटर्स को हम एज इट इज लिख रहे, ओके। डेटर्स में यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल का नीचे बाइफिकेशन दिया है, तो डेटर्स को हम 3,80,000 एज इट इज लिखेंगे, और जो लेस करने का रहेगा वो हम क्रेडिट करके लिखेंगे प्रेजेंटेशन वाइज। डेटर्स का आपको एज इट इज लिखना है यहाँ पर 3,80,000, और बिल्स रिसीवेबल 40,000 वो भी एज इट इज लिखना है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आपका जो दिया है 1,60,000 वो भी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर बट कैश कैश के टाइम आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, कैश के टाइम 80,000 रुपीज। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है, तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, इसके ऊपर 10% है, प्रेफरेंस डिविडेंड 10% प्रेफरेंस शेयर्स का है। ओके, तो 2 लाख के ऊपर 10% कितना हो जाएगा 20,000, तो इतना प्रेफरेंस डिविडेंड हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो ये जो अपना बैलेंस है कैश का 80,000, इसके ऊपर 20,000 इधर ऑलरेडी पे कर दिया, 40,000 इधर ऑलरेडी पे कर दिया, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60,000, तो ये 60,000 यहाँ पर लेस किया, 80,000 माइनस 60,000 डिविडेंड पेड। समझा ये आप लोगों को 60,000 कैसे आया। प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पर 10% दिया है रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो 4 लाख का 10% 40,000 प्लस 2 लाख का 10% 20,000, दोनों का एडिशन मिला के 60,000 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि इन्वेंट डेटर्स को हम 5% लेस पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर डेटर्स को लेते टाइम हमने पूरा वैल्यू लिया, तो इसलिए बोला था कि प्रेजेंटेशन के टाइम हम यहाँ पर पूरा दिखाएंगे, और जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो 3,60,000 यहाँ पर डेटर्स का 3,80,000 रिकॉर्ड किया, बट यहाँ पर लेते टाइम 3,60,000 लिया है। वो अच्छा इंस्टीट्यूट ने गलती किया है, नहीं बाबा इंस्टीट्यूट ने गलती नहीं किया है, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया है हमें, बोलता है कि डेटर्स ऑफ एमजी लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम बीटी, मतलब अभी बीटी से हमें 20,000 मिलना बाकी है, तो इसलिए हमने 3,80,000 में से 20,000 लेस कर दिया। ओके, तो 3,60,000 आ जाएगा, फिर उसका 5% लेना है, ये याद रखना है कि 5% किस पे निकालना है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट। 3,80,000 पे 5% नहीं लेना है, 3,60,000 पे लेना है। 3,60,000 कैसे आएगा, 3,80,000 जो अपना बिल्स से डेटर्स का वैल्यू है उसमें से बिल्स ये यहाँ पर डेटर्स ऑफ एमजी इंक्लूड 20,000 फ्रॉम एमपीटी लिमिटेड। ओके, तो इससे 20,000 लेस कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्रेडिटर्स में कितना वैल्यू दिया है अपना, क्रेडिटर्स में यहाँ पर ट्रेड पेबल्स है, तो इसका बाइफिकेशन दिया है 2,50,000 और 50,000, तो ये प्रोविजन आ गया 2,50,000 आ गया और 50,000 आ गया। 12% डिबेंचर्स का बोल रहा है, तो 12% डिबेंचर्स का हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12% आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सबसे पहले ना 12% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है 3 lakhs, तो 3 lakhs का जो डिबेंचर्स है आर टू बी पेड एट 10% 8% प्रीमियम, तो 3 lakhs प्लस 8% कितना हो जाएगा 3,24,000, तो ये यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। फिर टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है 50,000 और बिजनेस परचेज 9,80,000, तो ये दोनों में से भी जो भी बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट साइड होगा बैलेंसिंग फिगर तो वो गुडविल हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में होगा तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। ओके, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस एसेट्स का होता है तो वो गुडविल में जाएगा, क्रेडिट का रिजर्व्स का भी बैलेंस क्रेडिट होता है तो रिजर्व्स में चला जाएगा। ओके, फिर अभी लिक्विडेटर का ये जो ऊपर एंट्री पास किया था हमने, बिजनेस टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड, तो अभी इसको कैसे डिस्चार्ज करना है, तो लिक्विडेटर के चेक को हमने क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 8 lakhs का, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया 1,80,000 का।
ये कैसे आया आपको समझाना। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 8 लाख का ये इक्विटी शेयर कैपिटल और 1,80,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यही हमने एंट्री पास की है, लिक्विडेटर को क्या क्या दिया था हमने। और फिर यहाँ पर जो डिबेंचर्स का एंट्री था, तो 12% डिबेंचर्स को 12% डिबेंचर्स आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। 12% डिबेंचर्स को हम पे कर रहे हैं, तो ये बैलेंस यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो 12% डिबेंचर्स 3 लाख का 108% हो जाएगा, 3,24,000। और 12% डिबेंचर्स का एडिशन करके 3,24,000 हो जाएगा। ओके, और फिर एट 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 3,24,000 डिवाइड बाई 90% इज हाउ मच, 3,60,000। ये दोनों का भी बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट हो जाएगा, 3,36,000 विल बी बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पर क्वेश्चन में अभी बोला है कि 20,000 डेटर्स ऑफ एमजी इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम बीटी। तो ये क्रेडिटर्स टू डेबिट टू डेटर्स। और लास्ट में यहाँ पर एक्सपेंस कितना पे किया था हमने, 60,000 इज टू बी पेड बाय बीटी टू एमजी। बीटी ने 60,000 का एक्सपेंस पे किया और उसको एमजी को वापस वो देने का है। ओके, तो मतलब हमने कोई कंपनी खरीदा है, बट वो जो कंपनी लिक्विडेट करने का एक्सपेंस भी हमने भरा है। दैट मीन्स वो कंपनी का कुछ तो नाम होगा, तो हमने एज अ गुडविल, तो उस केस में अगर जो परचेसिंग कंपनी ने अगर पे किया एक्सपेंस, तो इन दैट केस लिक्विडेशन एक्सपेंस की जगह पे हम गुडविल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और क्रेडिट तो बैंक ही होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो सेट ऑफ के लिए, सेट ऑफ का एंट्री है ये। बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों को ये गुडविल का एंट्री समझा ना, गुडविल में कैसे किया। गुडविल को एक्चुअली पहले गुडविल टू पेमेंट किया, गुडविल टू बैंक, फिर वही गुडविल को सेट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व के सामने एडजस्ट किया है। गॉट इट। अभी क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 में थे ना, नहीं 6 में थे, क्या बोल रहे हो यार। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो अभी मैं वापस से आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31st मार्च दिया है, और एक्स ए और वाई है। एक्स नहीं है, वो आप लोगों की एक्स नहीं है, एक्स लिमिटेड, दिस इज ओनली एक्स लिमिटेड एंड वाई। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ट्रेड पेबल्स, एसेट्स दिया है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स ने एब्जॉर्ब किया वाई लिमिटेड को। एक्स ऐसे ही करता है क्या हमेशा, मतलब एब्जॉर्ब ही कर ले, लाइक यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है वाई लिमिटेड को। भावना पहुंच रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एक्स एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड on the following terms: 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium by 9% preference shares. ओके, अभी पहले हम देख लेते हैं, मैं भी भावनाओं में बह गई थी। You are required to prepare realization account in the books of Y Limited. ओके, X ने Y को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट मीन्स Y इज द ओल्ड कंपनी, Y सेलिंग कंपनी और X परचेसिंग कंपनी है। और फिर यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाना है X केस में, और बैलेंस शीट बनाना है X केस में। लाइक भाई लोग अभी यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान रखना, X की यादों में मत गुम जाना। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, बट उसके लिए हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम क्वेश्चन और सोल्यूशन साथ में रखते हैं। ओके, मैं अभी फिलहाल के लिए गायब हो रही हूँ, तो आप लोग गायब मत हो जाना, ठीक है। आप लोग देखिएगा। पहले हम परचेस कंसिडरेशन का वर्किंग नोट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% प्रीमियम पे देना है बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। और गुडविल का क्या बोला है कि गुडविल ऑफ वाई ऑन एब्जॉर्प्शन इज टू कंप्यूट बेस्ड ऑन 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 financial years। अभी यहाँ का 3 financial years का प्रॉफिट कितना दिया है,
16 17 का 90 78 और 72, तो ये 90 ये तीनों का भी एडिशन करना है हमें। तो 16 17 का 90,000 और 15 16 का 78 है, बट यहाँ पर क्या बोला है कि पहले तो 14 15 का इंक्लूड क्रेडिट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम 25,000, तो 14 15 का 72 है, इसमें से 25,000 का इंश्योरेंस क्लेम है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो वो उतना लेस करना है, तो 72 माइनस 25 47 आ जाएगा, फर्स्ट का 90,000 आ जाएगा। और फिर 15 16 का बोला है कि 25,000 और क्या, हाँ ये फायर हो गया। फिर 30,000 वॉज बुक इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट ईयर, ये जो 14 15 का 13 14 का लॉस हमने बुक किया 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट ईयर। ओके, ये तो हमने कर लिया। फिर इन 15 16 एम्बेजलमेंट हुआ कैश का बाय एन एम्प्लॉय ऑफ 10,000, कैश चोरी कर लिया एम्प्लॉय ने 10,000 का, तो उतना हमारा 78 में ऐड हो जाएगा, 78 प्लस 10,000, तो 88,000 90,000 और 47,000, टोटल इसका एवरेज प्रॉफिट लेगा तो 75,000 आ जाएगा। और गुडविल क्या बोला था कि गुडविल शुड बी बेस्ड ऑन 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट 75 है, तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा 1,50,000। और अभी परचेज कंसिडरेशन के लिए हम नेट एसेट मेथड यूज कर लेते हैं, तो गुडविल का जो ऊपर दिया है 1,50,000, इसको ही लाके यहाँ पर लिख देना है। फिर लैंड इन बिल्डिंग में क्या बोला है, लैंड इन बिल्डिंग का यहाँ पर रिवैल्यू किया, यस, लैंड इन बिल्डिंग वैल्यूड उसका 5 लाख आ जाएगा, प्लांट इन मशीनरी का 4 लाख, तो ये गुडविल आ गया 1,50,000 5 लाख और ये 4 लाख। फिर इन्वेंट्री का क्या बोला है, आर टू बी टेकन अ 10% लेस वैल्यू, इन्वेंट्री का कितना है यहाँ पर वैल्यू 5,50,000 माइनस 10%, तो 4,72,500। और ट्रेड रिसीवेबल का क्या बोला है यहाँ पर कि प्रोविजन बनाना है 2.5%, तो ट्रेड रिसीवेबल को हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे और जो प्रोविजन का है हम लेस कर देंगे। ओके, ये मैं ऐसा प्रेफर करूंगी क्योंकि इंस्टीट्यूट भी ऐसा प्रेजेंटेशन करता है, तो आप लोग भी प्रोविजन को क्रेडिट साइड में दिखाइए, लेस करके दिखाना। तो ये ट्रेड रिसीवेबल पूरा का पूरा 3 लाख दिखेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में एक बोला था कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है इन द बुक्स ऑफ वाई जिसका फेयर वैल्यू 15,000 है, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ जाएगा। और कैश एट बैंक कितना है 60,000, तो ये सबका एडिशन करके टोटल एसेट्स आ जाएगा। लाइबिलिटीज में क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्रेचुटी फंड दिया है, ये सब रिजर्व्स और शेयर कैपिटल है, तो ये नहीं आएगा। ग्रेचुटी में डायरेक्टली 60,000 और ट्रेड पेबल्स का 2,40,000 आ जाएगा। और ये जो हमें ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजन बनाना था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 3 lakhs के ऊपर प्रोविजन का रेट कितना बोला था 2.5%, दैट इज 7,500, तो लेस लाइबिलिटीज तो अपना आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। अभी इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला है, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपना शेयर होल्डर्स का कितना वैल्यू है यहाँ पर 3 lakhs है, तो 3 lakhs प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसका ये फेस वैल्यू हो गया। और 10% प्रीमियम दैट इज 30,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट रुपीज 3,30,000। और इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर क्या बोला है कि इक्विटी शेयर्स, यस, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई विल बी इशूड एट 5% प्रीमियम, ये भी 5% प्रीमियम पे डिस्चार्ज होना है, यानी कि जो 15,90,000 में से 3,30,000 अगर माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इज 12,60,000, तो वो अपना 1,20,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा एट 5% प्रीमियम। ये समझा आप लोगों को 1,20,000 कैसे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है 10, तो अभी यहाँ पर डिस्चार्ज कितने पे करें 5%, तो 10 प्लस 5% कितना हो जाएगा 10.5, तो अभी बैलेंसिंग फिगर 12,60,000 था, तो 12,60,000 को डिवाइड बाय 10.5 करेंगे हम, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 1,20,000। ये समझा ना, 10 प्लस 5% इज 10.5, तो 12,60,000 बैलेंसिंग फिगर था, तो डिवाइड बाय 10.5, ये आ जाएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। तो ये अपना परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग कर लिया हमने, कितना है 15,90,000 परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा।
तो हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड वो है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया एक्स ने। ओप्स। और ठीक है, पहले हम एसेट्स को ले लेते हैं एज इट इज जो भी है। गुडविल का 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 4,50,000, इन्वेंट्री 5,25,000, ट्रेड रिसीवेबल्स का 3 लाख और बैंक का 60,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये हमने पूरा एसेट्स ले लिया। और लाइबिलिटी साइड में क्या है, ग्रेचुइटी है 60,000 का, ट्रेड पेबल है 2,40,000 का, और अभी जो पीसी निकाला हमने 15,90,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये 30,000। ये जो प्रीमियम पे रिडीम किया ना हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो ले लिया हमने यहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशूड 10% प्रीमियम, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा 30,000। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कितना था ऑन रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। गॉट इट। पूरा एसेट्स ट्रांसफर कर लिया, पूरा लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, पीसी का वैल्यू लिख दिया, इसका टोटल आ जाएगा 18,90,000। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रीमियम पे इश्यूड एट प्रीमियम 10% प्रीमियम, रिडम्पशन कितने पे हुआ 10% प्रीमियम पे, तो वो यहाँ पर लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। अभी सेकंड क्या क्वेश्चन में बोला था, जेवी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है, परचेसिंग कंपनी है। तो बिजनेस सबसे पहले परचेसिंग कंपनी, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, परचेसिंग पीसी का वैल्यू 15,90,000। और अभी कितने कितने वैल्यू पे वो एसेट एंड लायबिलिटीज लेके गया वो लिखना है। गुडविल जो हमने निकाला था वर्किंग में 1,50,000 डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 5 लाख और 4 लाख पे लेके गया, तो 5 और 4 लाख आ जाएगा। इन्वेंट्री का भी हमने 10% लेस पे लिया था। ट्रेड रिसीवेबल एसेट इज 3 लाख, बैंक अकाउंट 60,000 और अनरिकॉर्डेड एसेट्स था 15,000। और लाइबिलिटी साइड में ग्रेचुइटी 60,000, ट्रेड पेबल 2,40,000 और एसेट्स के ऊपर हमें जो 2.5% प्रोविजन निकालना था, प्रोविजन फॉर आउटफिट 7,500 टू बिजनेस परचेज। ओके, ये दोनों यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो गया है। ओके, अगर यहाँ पर इनकेस अगर डेबिट बैलेंस में अगर कुछ डिफरेंस आता तो वो क्या होता, गुडविल अकाउंट होता, बट यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी गुडविल हमने ले लिया है। और अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचता तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता। ओके, फिर हमने लिक्विडेटर्स को डिस्चार्ज कैसे किया, तो लिक्विडेटर्स अकाउंट डेबिट क्या क्या दिया उसको, 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया 3,30,000, इक्विटी शेयर्स दिया 12 लाख पे, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था 60,000 था। गॉट इट। तो ये अपना जेवी पास हो गया। अभी बैलेंस शीट बनाने का एक्स लिमिटेड में आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद। तो यहाँ पर जब भी आप हेडिंग लिखते हो बैलेंस शीट तो यहाँ पर लिखना चाहिए आपको, कंपलसरी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ओके, नहीं तो फिर इसमें भी मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। शेयर कैपिटल अपना कितना है 48,30,000। अभी हमने जो परचेज कंसिडरेशन निकाला था, शेयर कैपिटल में अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ले लिया 4,20,000। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में अपना इक्विटी शेयर्स कितना है एक्स लिमिटेड का 3 लाख है, उसका फेस वैल्यू सॉरी यस 30 लाख का है, तो इसका फेस वैल्यू 10 है, तो अपना कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 3 लाख। और यहाँ पर हमने अभी पीसी में निकाला 1,20,000, तो 3 लाख प्लस 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 4,20,000। और प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 लाख दिया और फेस वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 3,000। और अभी हमने पीसी में कितना निकाला 3,30,000, तो डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 3,300। टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो जाएगा 6,300। ओके, तो ये दोनों का एडिशन मिला के अपना पीसी अपना इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका अभी इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अभी ऊपर हमने निकाला था, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000 और इसका जनरल रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया 2,10,000। ओके, 60,000 आपको प्रीमियम समझा ना, कहाँ से लिया हमने, ये जो 5% प्रीमियम पे इश्यू किया है, कहाँ गया यस, ये जो 5% प्रीमियम है 12,60,000, तो उसमें से 12 लाख इसका फेस वैल्यू है, 5% जो है प्रीमियम है, ये प्रीमियम पे इश्यू किया 60,000। और ये प्रीमियम आ गया और जनरल रिजर्व अपना यहाँ से क्वेश्चन में से बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन दिया है, सॉरी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसमें से आ गया 2,10,000।
नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसमें से ग्रेचुटी फंड आ जाएगा एज इट इज, नहीं दोनों का एडिशन आ जाएगा 1,50,000 प्लस 16 कितना आ जाएगा 2,10,000। ये केस में हम दोनों को ऐड क्यों कर रहे हो, आप लोगों को समझा क्या? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ना ही ऐसे लाइक अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब किया है एक्स ने वाई को, तो एक्स का वाई का जो भी कुछ है एक्स ले लेगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में हमने इक्विटी शेयर्स लिया, ओके, प्लस पीसी में जो शेयर्स निकाला था उसका एडिशन लिया, और रिजर्व्स में हमने जो 2,10,000 था और जो प्रीमियम पे इश्यू किया वो दोनों का एडिशन लिया। अभी ग्रेचुटी फंड में ये दोनों का एडिशन आ जाएगा 1,50,000 प्लस 60,000 2,10,000। और ट्रेड पेबल में भी सेम 3,90,000 प्लस 2,40,000। बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन में एक बोला है कि ट्रेड पेबल ऑफ वाई इंक्लूड 20,000 पेबल टू एक्स लिमिटेड, मतलब ये इंटर ट्रांजैक्शन है। वाई लिमिटेड का जो है उसमें 20,000 एक्स लिमिटेड का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेस कर देंगे 20,000 म्यूचुअल ओइंग्स, तो ये 20,000 इसलिए ये लेस किया है, तो ये हमारा ट्रेड पेबल भी आ जाएगा 6,10,000। और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,500, ये कहाँ से आएगा? ये जो डेटर्स था उस पर हमने जो प्रोविजन बनाया था ये उसी का अमाउंट है। तो इसी तरह से हमारा लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी एसेट साइड में टैंजिबल एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का जो है एज इट इज क्वेश्चन में दिया 9 प्लस 13, नहीं 9 lakhs प्लस 14 lakhs। लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है 9 lakhs, और यहाँ पर कितने पे हुआ है रिवैल्यू 5 lakhs, तो 9 प्लस 5 14 lakhs आ जाएगा। और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में क्वेश्चन में कितना दिया है 15 lakhs, और ये कितने पे रिवैल्यू किया है 4 lakhs, तो 15 प्लस 4 19 lakhs। तो ये दोनों का एडिशन अपना टैंजिबल एसेट्स आ जाएगा 33 lakhs। और गुडविल का अभी कैलकुलेशन किया था हमने 1,50,000, तो 1,50,000, और यहाँ पर गुडविल को रिवैल्यू किया है 1,50,000। यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो दिया 1,50,000 वो, और जो अभी ये इसके थ्रू हमने जो गुडविल निकाला था वो 1,50,000, ये रहा। तो ये दोनों को ऐड करके 3 lakhs हो जाएगा। और इन्वेंट्रीज का यहाँ पर कितना वैल्यू था 7,50,000, और यहाँ पर हमने कितना लिया था 4,72,500, तो 7,50,000 प्लस 4,72,500 इन्वेंट्री हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल 6 lakhs दिया क्वेश्चन में, 6 lakhs प्लस 3 lakhs, ये म्यूचुअल ओइंग्स का 20,000 लेस हो जाएगा, एक ट्रेड पेबल में से लेस होता है और एक ट्रेड रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा। अदर करंट एसेट्स में 15,000 इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और कैश में कितना आ जाएगा 1,50,000 प्लस 60,000 2,10,000। तो यहाँ पर ही हमारा बैलेंस शीट बना के हो जाता है। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं वापस आ जाती हूँ। Dark and Fair were amalgamated on and from 1st April. New company Bright was formed. Dark and Fair amalgamate हो गया और न्यू कंपनी ब्राइट, मतलब ये सब कुछ अभी तक जितना भी क्वेश्चंस देखा हमने सिमिलर क्वेश्चंस ही है। ओके, तो जो बैलेंस शीट दिया है डार्क एंड फेयर का, इसमें शेयर कैपिटल लाइबिलिटी सब दिया है, करंट एसेट्स, करंट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। यहाँ पर हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सिमिलर टू द अबव क्वेश्चंस व्हिच वी सॉल्व्ड, बट टेंटिव मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। बाकी बैलेंस शीट तो आप लोग बना ही लोगे ना आई गेस। ब्राइट लिमिटेड ने इशू किया यहाँ पर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज फॉर ईच इक्विटी शेयर्स एंड 4 फॉर पेयर, और कितने पे 35 पे इशू किया। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर अभी जस्ट सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन था, सेम एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स को भी 160 पे, वहां पर 125 पे इशू किया था, आप लोगों को याद है? याद है, सेम सिमिलर। गाइस थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से हमारा वीडियो पॉज हो गया था, सो कोई बात नहीं, होता रहता है छोटे छोटे शहर में, सॉरी वो क्या था, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो, तो मैं क्या बोल रही थी कि फिर ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है,
पिछले पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उससे। ओके। यस। बस इसमें एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, जैसे कि अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया। अभी लिक्विडेशन डार्क लिमिटेड का था, एंड हुज डार्क लिमिटेड एंड फेयर लिमिटेड एमालगमेट हो गए थे। तो डार्क लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंस था 6 lakhs, और फेयर का था कितना 3 lakhs रुपीज। तो टोटल कितना लिक्विडेशन एक्सपेंस था 9 लाख रुपीज। तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट ना यहाँ पर गुडविल में हमें ऐड करना है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें गुडविल में ऐड करके दिखाना है ये लिक्विडेशन एक्सपेंस को। और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ये यहाँ पर नेगेटिव, लाइक यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स में ऐड हो जाएगा। ओके। और कुछ और यहाँ पर ये जो 7th पॉइंट है, ये पॉइंट बराबर एक बार थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ब्राइट इज, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दिया वो बता रहे हैं यहाँ पर 15 करोड़ डिविडेंड into equity shares of rupees 10 each. After issuing equity required number of shares to the liquidator, Bright issued balance shares to public. Okay, balance shares हमने पब्लिक को इश्यू कर लिया। लिक्विडेशन के लिए जितना शेयर्स इश्यू करना था उतना शेयर्स इश्यू किया, फिर बैलेंस हमने पब्लिक को इश्यू कर दिया। तो यहाँ पर हमें जब भी अभी हम शेयर कैपिटल का वर्किंग करते तो ऑथराइज्ड में हमें 1,50,00,000 शेयर्स लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इश्यूड में हम 1.5 CR लेंगे शेयर्स, उसमें से सिर्फ 10,50,00,000 वॉज 1,05,00,000 वॉज इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और जो 45 lakhs जो बैलेंस है ना, वो जो पब्लिक के लिए इश्यू किया, वो हमें डिस्क्लोज कहाँ पर करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। 45 into 35 अपना इश्यू प्राइस था। ओके। बस ये एक दो पॉइंट नया था, बाकी तो सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लाइक ये हमारा अमलगमेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है समराइज बैलेंस शीट दिया ए और बी लिमिटेड का और एज अंडर। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है हमें 30 lakhs और 24 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, 10% डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड लोन में क्या दिया है, ये एक ब्रैकेट में ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड। और ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन बैंक। हमें निकालना क्या है, अज्यूम करना है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, और हमें जर्नल एंट्री पास करना है। और इस पे नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, अगर नरेशन नॉट रिक्वायर्ड ऐसे करके लिखा है तो आप लोगों को नरेशन नहीं लिखना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, और बैलेंस शीट बनाना है इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन ऑफ बोथ द कंपनीज। तो अभी सबसे पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन और सोल्यूशन को साथ में देख लेते हैं। ठीक। अभी यहाँ पर हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो उसके लिए पहले तो ये स्टेटमेंट रीड करते हैं, बी लिमिटेड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ₹1 पर इक्विटी डिविडेंड शेयर एज डिविडेंड। जेड लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ ए एंड बी। और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है जेड का, 60 लाख डिवाइडेड इंटू 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो रजिस्टर्ड वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर्स ए का कितने रुपीस पर शेयर था, 18 रुपीज, और बी का कितना 12 रुपीज पर शेयर। तो अभी हमारा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ए का 30 lakhs है, उसमें फेस वैल्यू तो 10 है, तो शेयर्स कितना हो जाएगा 3 lakhs। और बी के लिए कितना शेयर हो जाएगा 2,40,000। और एग्रीड वैल्यू कितना है 18 और 12। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर इसमें से अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू करना है वो एक क्वेश्चन है। यहाँ पर अभी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है क्वेश्चन में 60 lakhs रुपीस। ओके।
और यहाँ पर अभी अगर आप लास्ट पॉइंट देखोगे तो शेयर होल्डर जो थे ए एंड बी लिमिटेड का इज टू बी पेड बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। कितना प्रीमियम पे 10 रुपीज, 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हाउ मच 10 रुपीज, तो टोटल 20 रुपीज इसका 20 रुपीज 2,70,000 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 2,70,000। परचेज कंसिडरेशन कितना निकाला था हमने 54 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इज हाउ मच ₹20। 54 lakhs डिवाइड बाय 20 इज 2,70,000। इसका फेस वैल्यू इंटू 10 इज 2,70,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम इंटू 10 इज 27 lakhs। तो दोनों भी फेस शेयर कैपिटल 27 lakhs और प्रीमियम भी 27 lakhs। सेम विद बी लिमिटेड 28,80,000 डिवाइड बाय 20, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा 1,44,000 और उसमें फेस वैल्यू भी 10 और प्रीमियम भी 10, तो 14,40,000 कैपिटल और 14,40,000 अपना प्रीमियम आ जाएगा। ये परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग होगी जिसमें ए का 54 lakhs है और बी का 28,80,000। अब पहले सबसे पहले हम जेवी पास कर लेते। ओके, तो जेवी किसके बुक में बना है? इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड इज न्यू कंपनी है, तो उसके लिए सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज करने का एंट्री। तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर कितना आ जाएगा ए लिमिटेड का? 54 lakhs। और फिर हमने जो हम एसेट एंड लायबिलिटीज एज इट इज लेके जाएंगे, तो उसका अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पीपी का वैल्यू कितना दिया हमें? क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग का 21 lakhs है, बट यहाँ पर हमें नीचे एडजस्टमेंट में बोला है लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर कितना है? 28 lakhs। हम ए लिमिटेड का कर रहे हैं ना पहले, तो 28 lakhs एज इट इज इसको उठा के लिख देने का है। और प्लांट एंड मशीनरी भी 20 lakhs है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस 2,20,000, इन्वेंट्रीज 10,40,000 और ट्रेड रिसीवेबल 8,20,000 और कैश एंड बैंक 3 lakhs आ जाएगा। ओके, ये हमने पूरा एसेट साइड का उठा के लिख दिया यहाँ तक। अभी लाइबिलिटी साइड पर अगर हम देखते हैं तो फिर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड का कितना आ जाएगा? 1 lakh और 10% डिबेंचर्स का 20 lakhs। अनसिक्योर्ड लोन्स का कितना आ जाएगा? 6 lakhs और ट्रेड पेबल्स का आ जाएगा 1 lakh। और यहाँ पर अदर लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में दिया है, अदर लायबिलिटीज कितना है? 2 लाख रुपीज। यहाँ पर हमें डी पॉइंट देखा कि एडजस्टमेंट में तो कंटीजेंट लायबिलिटी दिया 8 लिमिटेड का 2 lakhs, उसको क्या यहाँ पर बोला है? इज टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी। तो 2 lakhs को हमने लायबिलिटी ट्रीट करना है। ओके, तो बिजनेस परचेज 54 lakhs, तो अभी डेबिट और क्रेडिट में से बैलेंस डेबिट का आ रहा है, तो डेबिट का बैलेंस आएगा तो क्या हो जाता है? ये गुडविल अकाउंट। ओके, और अभी यहाँ पर क्वेश्चन में और एक चीज बोला है हमें कि 10% डिबेंचर्स टू बी इश्यूड एट 12% एट पार इन कंसिडरेशन ऑफ द होल्डिंग्स। ओके, और क्वेश्चन में कितना दिया? 10% डिबेंचर्स 20 lakhs, तो इस 10% की जगह पे 12% हो जाएगा, तो 10% हम रेट चेंज कर रहे हैं, तो 10% की जगह पे 12% इश्यू करे तो उसे 10% को डेबिट करना है और 12% इश्यू कर रहे तो उसको 12% को क्रेडिट हो जाएगा। फिर बाद में ये जहाँ पर जो हमने पीसी का एंट्री पास किया था ऊपर, तो लिक्विडेटर को हमने क्या क्या इश्यू किया था? तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर कैपिटल था और 10 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम था। ओके, और बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अभी बी लिमिटेड में आ जाते हैं, तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड सेम जैसे ए लिमिटेड का एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर किया था वैसे बी लिमिटेड में करना है। अभी लैंड इन बिल्डिंग कितना? 21 lakhs आ जाएगा। प्लांट इन मशीनरी 7,60,000, लॉन्ग टर्म लोन 7 lakhs, इन्वेंट्रीज 5,20,000 और ट्रेड रिसीवेबल 3 lakhs आ जाएगा। ओके, और यस, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जब भी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिर्फ इन्वेंट्रीज है, ये ट्रेड रिसीवेबल है और ये कैश है। ओके, ये सिर्फ एक ऊपर चला गया, तो ये 7 lakhs इन्वेंट्रीज, 5,20,000 अपना ट्रेड रिसीवेबल और कैश कितना आ जाएगा? 60,000। ओ 60,000 कैसे आ गया? यहाँ पर तो 3 lakhs दिया है। ओके, तो 3 lakhs दिया है, बट हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि डिविडेंड पे किया है। ओके, तो डिविडेंड पे किया है उसमें, तो फिर 24 lakhs का और कितना परसेंट डिविडेंड पे किया है? 10%। ओके, तो 10% इसका 2,40,000 आ जाएगा, तो 2,40,000 माइनस 3 lakhs कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 60,000। यहाँ पर लिखा है ना, बी लिमिटेड इज टू डिक्लेयर एंड पे ₹1 इक्विटी शेयर एज डिविडेंड,
तो इसका इक्विटी शेयर कितना है? 2,40,000। 2,40,000 इंटू 1 इज हाउ मच? 2,40,000। तो उतना हमें डिविडेंड पे करना था, इसलिए कैश इन बैलेंस का जब भी बैलेंस लिखा हमने, कैश इन बैंक का बैलेंस में से 3 लाख में से डिविडेंड जितना पे किया उतना लेस होके आ जाएगा 60,000। और लाइबिलिटीज में 3,40,000, 8,20,000 और बिजनेस परचेज कितने का किया? 28,80,000। यहाँ पर हमारा बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ए लिमिटेड में डेबिट में आ रहा था, इसलिए वो गुडविल था, और यहाँ पर बी लिमिटेड में क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और ये लिक्विडिटी को डिस्चार्ज कैसे किया? लिक्विडिटी ऑफ बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपीज फेस वैल्यू। ओके। और यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनसिक्योर्ड लोन्स का। यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तभी मैंने आपको बोला था कि ये हिडन एंट्रीज आ जाएगा। यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन जो है ए लिमिटेड का, नहीं यहाँ पर बी लिमिटेड का 8,20,000 में से, उसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड। ओके। तो ये जो हमने एसेट साइड में आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड, तो ये इसमें से इट इज अनसिक्योर्ड लोन ऑफ ए लिमिटेड। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम कैसे करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन को डेबिट कर देंगे टू लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड 2,20,000। ये एक थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट था, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दे रहा। और फिर ये लास्ट का जो एंट्री एक ये जो इंस्टीट्यूट ने एंट्री किया है ना, ये सब एंट्री मर्ज करके किया है, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आई वुड प्रेफर यू गाइस कि आप लोग अलग अलग करिएगा, ताकि मतलब इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी यहाँ पर गुडविल टू कैश अकाउंट किया, अभी ए लिमिटेड का जब भी हम एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर किए तो डेबिट बैलेंस आया था, तो उसको हमने गुडविल में डाला था, तो उसको अभी अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस हमें पे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना था? ए लिमिटेड का 50,000। तो 50,000 और उसमें उस केस में हमें गुडविल का बैलेंस आया था, तो गुडविल का हमने एक्स्ट्रा पैसा भरा है, तो इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 ए लिमिटेड का। और फॉर बी लिमिटेड का कैपिटल रिजर्व था, हमने रिजर्व रखा था, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक अकाउंट। और ये जो बैलेंस है अपना कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है हाउ मच? 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 में से 30,000 यूटिलाइज कर लिया, तो बाकी का जो हमें गुडविल में ट्रांसफर कर देने का है। ओके। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसी तरह हमारा सब जेबी पास करके हो जाएगा। और अभी हमें क्या करना है? अभी बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट इज लाइक ऑल्सो ईजी, जो अभी तक हमने किया है पूरा। अभी क्वेश्चन में हमने शेयर कैपिटल निकाला था, उसमें से परचेज कंसिडरेशन में कितना इशू किया था? 2,70 प्लस 1,44,000। इतना शेयर्स हमने पीसी के थ्रू इशू किया, तो 4,14,000 शेयर्स हो गया। टोटल 6 लाख शेयर्स है, उसमें से 4,14,000 शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके। तो यहाँ पर हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल इज हाउ मच? 6 लाख शेयर्स। 6 लाख में से 4,14,000 इशू शेयर्स हमने अभी इशू किया, तो हम इशू वाला शेयर्स लेके जाएंगे कि ऑथराइज्ड वाला? ऑफ कोर्स इशू वाला शेयर्स, तो 4,14,000 इंटू 10, तो शेयर कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा 41,40,000। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी 10 रुपीज फेस वैल्यू था और 10 रुपीज प्रीमियम था, तो 4,14,000 इंटू 10 है। और ये 4,14,000 में दोनों भी इंक्लूड हो चुका है, इक्विटी शेयर्स भी इशू हो गया, इंक्लूड हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स का भी इंक्लूडेड है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ पर 20 लाख से यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो आ गया। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ग्रेचुटी फंड आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये भी क्वेश्चन से डायरेक्टली आ जाएगा, इसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट था नहीं स्पेसिफिकली। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में अनसिक्योर्ड लोन्स में दोनों भी आ जाएगा, ए का भी और बी का भी, तो 6 लाख प्लस 8,20,000। ओके। तो 14,20,000 उसमें से म्यूचुअल ये लेस किया है 2,20,000। ये जो था ना लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड जिसका हमने जेवी पास किया था, तो ये यहाँ पर म्यूचुअल लोन्स था, तो ये यहाँ पर लेस हो जाएगा 2,20,000। और ट्रेड पेबल्स का ये 1 लाख प्लस 3,40,000 4,40,000, तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके। और अदर लाइबिलिटी में ये एक पॉइंट ये एक रहने का चांसेस है, जो नरेशन में एडजस्टमेंट में लिख के दिया है ये कंटीजेंट लाइबिलिटी का, तो ये भी हमें सबसे लास्ट में अदर लाइबिलिटी करके रिकॉर्ड कर लेना है।
नाउ मूव ऑन टू एसेट साइड। एसेट्स में सबसे पहले पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो दिया 28 लाख रुपीज और 21 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी का 20 lakhs और 7,60,000। ओके, ये हमारा हो जाएगा टोटल पीपीई वैल्यू। अभी इन्वेंट्रीज का कितना दिया है? 10,40,000 प्लस हाउ मच? 10,40,000 प्लस 7 lakhs। ये 10,40,000 आ गया और 7 lakhs, तो इन्वेंट्री का टोटल कितना आ गया? 17,40,000। सेम विथ ट्रेड रिसीवेबल 8,20,000 प्लस 5,20,000, तो 8,20,000 प्लस 5,20,000। और कैश का भी जो क्वेश्चन में दिया 3 lakhs प्लस 60,000 आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड इशू किया था। तो 3 lakhs माइनस 2,40,000 और लेस लिक्विडेशन एक्सपेंस, जो ये 50,000 ए का था और बी का, तो 80,000 और लेस करके तो हमारा टोटल कैश बैलेंस कितना बचता है? 2,80,000। So here we will completing our बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के साथ साथ हमारा ये अमालगमेशन का चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज लाइक वेरी एग्जॉस्टिव लेक्चर। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव लेक्चर था हमारा, बट दिस ये अगर आप करके गए, आप ये 1.5 घंटे का लेक्चर भी अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये बहुत यूजफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो बस ये इसमें ना मतलब हर तरह का एडजस्टमेंट कवर हो गया है। ये पास्ट क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं। सो बस ये लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिए, पूरा देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।